हम दो हमारे दो हुआ पुराना, 2021 तक बदल गया फसाना। हम दो हमारे दो, ये नारा बहुत पुराना पड़ गया। अब समय आ गया कि हम दो हमारे एक। पॉलिटिक्स की ना लो ओट, देखो तो जनसंख्या विस्फोट। दिखाओ नियत, बनाओ नीति, लाओ कानून, ना हो राजनीति। भारत की आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, हम चाइना को टक्कर देने जा रहे हैं। चाइना में 2 बच्चों का कानून बन गया। चिकित्सा मंत्री ने बहुत बड़ी बात कह दी। हम दो हमारे दो पर दिखाओ दम, फिर कल की ओर बढ़ाओ कदम। भविष्य का ख्याल नेक कि पॉपुलेशन पर कंट्रोल होना ही चाहिए। रिसोर्सेस हमारे पास पॉपुलेशन की तुलना में है नहीं, तो अल्टीमेटली कि पॉपुलेशन पॉलिसी इस तरह की बने जहां जनसंख्या नियंत्रण हो, कानून आना चाहिए। हम दो हमारा एक। देश में इतनी गरीबी, इतनी बेरोजगारी क्यों है? समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने से पहले विकास रास्ता क्यों भटक जाता है? कोरोना काल में दवा, हवा, बेड हासिल करना जंग लड़ने सा क्यों हो गया? नेशन का वैक्सीनेशन टेढ़ी खीर क्यों बना हुआ है? ऐसे कई सवाल हैं और इनका एक ही जवाब है, जनसंख्या विस्फोट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम दो हमारा एक। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज बात उसकी जिससे देश की सियासत 45 सालों से कन्नी काट रही है। चर्चाएं तो खूब हुई पर बात कभी आगे बढ़ी नहीं। इंदिरा गांधी के वक्त की मांग को समझ एक प्रयास हुआ, नसबंदी अभियान, पर सरकारी कारिंदों की कारस्तानी की वजह से उस अभियान के हश्र ने शायद राजनीतिक दलों को अंदर तक डरा दिया, जो आज तक उन्हें कदम बढ़ाने से रोक रहा है। अमूमन किसी दिवस पर बधाइयां दी जाती हैं, शुभकामनाएं दी जाती हैं, पर जनसंख्या दिवस पर यह नहीं होता। और उसी जनसंख्या दिवस से पहले मैं आपको एक सोच दे रहा हूं। सोच कर देखिए, आज आपके लिए, हमारे लिए क्या है, कितना है और क्या मिलेगा। सोचकर यह भी देखिए कि हम हमारे बच्चों के लिए क्या छोड़कर जाएंगे। समय आ गया कि हम दो हमारे एक। चाइना में 2 बच्चों का कानून बन गया। जहां जनसंख्या नियंत्रण हो, कानून आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा, पर मुश्किल यह है कि कुछ ही हुआ है और हो रहा है, क्योंकि उसका दायरा बहुत सीमित है। कानून पर जो अब तक काम हुआ है वो एक ही फॉर्मूले पर काम कर रहा है। उसके फोकस में एक ही बात है, हम दो हमारे दो, वरना सरकारी फायदे छोड़ दो। हम दो हमारे दो, वरना सरकारी फायदे छोड़ दो। बस इसी पर फोकस किया गया है अब तक, इतने ही फॉर्मूले पर काम हुआ है। विडंबना यह है कि ऐसे किसी भी प्रयास का नतीजा मिले ना मिले, सियासत भरपूर मिल जाती है, बात धर्म तक पहुंच जाती है और तुर्रा यह कि वोट की चाह में कानून में खोट दिखता है। तो क्या कहता है कानून? अब तक जहां भी प्रयास हुए या जितने भी प्रयास हुए, वो क्या कहता है कि कुछ फायदे होंगे, सीमित नंबर ऑफ फायदे होंगे और उनसे आपको हाथ धोना पड़ेगा। हम दो हमारे दो, वरना सरकारी फायदे छोड़ दो। और अब देखिए, कुछ एक्ट पर एक्शन हाल के दिनों में हमें देखने को मिला है। एक्ट पर एक्शन जो हाल के दिनों में कुछ राज्यों में देखने को मिला है, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं असम की। देखिए असम में क्या हुआ है। सरकारी नौकरी के लिए बाध्यता तय कर दी गई है, साथ ही जो मौजूदा कर्मचारी हैं उन पर भी यह नियम लागू होगा। किस तरह से, वो मैं आपको समझाता हूं। अगर नियम टूटा तो नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, ये उसमें है। साथ ही इसको अपग्रेड किया जाएगा बार बार। चरणबद्ध तरीके से कानून को लागू करने की तैयारी है, यानी हर बार इसका दायरा बढ़ाया जाएगा, लेकिन किस हद तक फैलेगा यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। जैसे पहले कुछ योजनाएं जो कि राज्य सरकार के अंडर में आती हैं, उनको लेकर नीति लाई जाएगी और फिर राज्य की जो हर योजना है उसे इससे जोड़ दिया जाएगा।
यानी अगर आपको फायदा चाहिए तो हम दो हमारे दो की कंडीशन उस पर अप्लाइड रहेगी। हम दो हमारी दो की कंडीशन अगर ब्रीच होती है, संख्या 3 या 3 से ज्यादा चली जाती है, तो फिर योजनाओं का लाभ छोड़ना होगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, देखिए शर्त जोड़ी गई है, ये सब पर लागू नहीं है। शर्त यह है कि चाय बागान के जो मजदूर हैं और SC STs हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। तो यह परिदृश्य बन रहा है असम में। अब मैं चलिए बात करता हूं यूपी की। यूपी भी चर्चाओं में आ चुका है। अब तो बहस मुबाहिसों में यूपी के घटनाक्रम को आप सुन पा रहे होंगे। हालांकि अभी कानून वहां पर नहीं आया है, कानून किस तरह का है ये बिल्कुल पता नहीं चला है, लेकिन फिलहाल कानून का मसौदा यूपी में तैयार हो रहा है। फिलहाल कानून का मसौदा वहां पर बनाया जा रहा है। विधि सेक्शन को यह कह दिया गया है, लॉ सेक्शन को यह कह दिया गया है कि एक मसौदा तैयार करो। किस तरह का यह होगा, संकेत ये भी मिल रहे हैं कि चुनावों से पहले यह कानून आ सकता है। और इसी एक पॉइंट ने सियासत को भरपूर मौका दे दिया है कि चुनावों से पहले आएंगे, प्रदेश सरकार चुनाव प्रभावित करना चाहती है, वोट बैंक की राजनीति होगी, इस तरह की बातें हवाओं में आ चुकी हैं। लेकिन मोटे तौर पर जो संकेत मिल रहे हैं, यूपी में भी जो एक्ट पर एक्शन होगा वो दरअसल सरकारी फायदों को लेकर ही होगा, यानी सरकारी फायदों पर असर डालेगा। यानी वही फॉर्मूला याद कीजिए, क्या कहते हैं अब तक जो कानून, हम दो हमारे दो वरना फायदे लेना छोड़ दो। अब बात करते हैं उन राज्यों की जहां पर नीति है लेकिन उनकी नीयत पर सवाल है, क्योंकि नीति तो है, उसमें कुछ लोगों ने कदम भी वापस खींचे हैं। और अहम बात यह भी है कि फिर उसका दायरा नहीं बढ़ाया गया, जितना था उतने पे ही रुका हुआ है। राजस्थान में ये नीति है, मध्य प्रदेश में ये नीति है। मध्य प्रदेश में माइनस किए गए कुछ पॉइंट्स, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये पॉसिबिलिटी नहीं है कहते हुए। बहरहाल तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, ओडिशा और बिहार, यहां कुछ सेक्शंस के लिए हम दो हमारे दो की नीति को लागू किया गया है। और मोटे तौर पर फोकस वही जो अब तक रहता आया है, यानी कुछ योजनाओं को, कुछ चीजों को उससे जोड़ा गया है और उन पर लागू किया गया है। सवाल यही है कि आखिर इसका दायरा क्यों नहीं बढ़ाया जाता, सबको समेट लीजिए दायरे में। चलिए, जिन सवालों के आसपास आज हम बहस करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले सवाल नंबर 1, सवाल बेहद महत्वपूर्ण है कि क्या पॉपुलेशन कंट्रोल पर कानून बनना चाहिए? क्या केंद्र सरकार ऐसा कोई कानून लेकर आएगी? क्या इस पर कानून बनना चाहिए? यह एक बेहद अहम सवाल है, राष्ट्रीय नीति हो ताकि समझ में आए। बहरहाल सवाल नंबर 2, जो ऐसे कानून हैं अगर बनते हैं, बनाए जाते हैं, लाए जाते हैं, तो ऐसे कानून के सामने अड़चनें क्या होंगी? सवाल नंबर 3, क्या ऐसा कानून धर्म विरोधी होगा? जिस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, जिस तरह से सियासत में आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, ऐसा लगता है कि इस तरह का कानून लाके एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या इस तरह का कानून अगर लाया जाता है तो क्या वो धर्म विरोधी होगा? इसे भी खंगालने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 4 होगा, शर्तें लगा दी जाती हैं छूट के नाम पर, इन्हें हम शामिल नहीं करेंगे, उन्हें हम शामिल नहीं करेंगे। वोट बैंक का चक्कर भी इसके पीछे रीजन हो सकता है, लेकिन सवाल यही है कि शर्तें क्यों लगाना, सब पर क्यों ना इसे लागू किया जाए? शर्तें क्यों लगाएं, सब पर लागू किया जाए, यानी राजनीति जो लोग कर रहे हैं उन पर भी लागू किया जाए। कुछ सेक्शंस में लागू है, लेकिन पंचायती राज में मान लीजिए निकाय चुनावों को लेकर इस तरह के नियम लगाए गए हैं, लेकिन ओवरऑल लगाइए। आपको समाज सेवा करना है, 500 तरीके हैं समाज सेवा के, कीजिए। विधायक नहीं बन सकते, सांसद नहीं बन सकते, हम दो हमारे दो का फॉर्मूला उन पर भी लागू किया जाए। सवाल नंबर 5, देश हित में यह ख्याल नेक है, तो इस पर क्यों सब एक नहीं है, एकजुट क्यों नहीं है राजनीतिक दलों के स्वर? यह भी एक अहम सवाल है। और अब मैं आपको बताता हूं, जरूरत कहे पुकार के, इसका मतलब भी समझ लीजिए। क्यों जरूरी है इस तरह का कानून, क्यों जरूरी है इस तरह की नीति, वो भी नियत के साथ, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, सीमित संसाधन है, सीमित चीजें हैं, और इसी लिहाज से अगर जनसंख्या बढ़ती रही और अब भी अगर कोई कदम नहीं उठाए गए, एनफोर्स नहीं किया गया, जागरूकता की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, 45 सालों से लगभग जागरूक करने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन नतीजा क्या हुआ? बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। 1976 में जितनी आबादी थी जब यह नारा आया, हम दो हमारे दो, तब से आज तक पॉपुलेशन डबल से ज्यादा हो चुकी है। यह है आपके नारे की हकीकत, यह है आपकी जागरूकता की हकीकत। ऐसे में
अगर इसी लिहाज से हम बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब खाने के लाले पड़ सकते हैं। साथ ही जो सुविधाएं हैं उस पर एक समान अधिकार होना चाहिए, वो भी प्रभावित हो सकता है। बच्चों को स्कूलों में जगह मिल पाएगी क्या? बेहद अहम सवाल है, आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ। यह भी सोचकर देखिए, बेरोजगारी विकराल हो रही है, सुरसा का मुंह समझ लीजिए खुलता जा रहा है बेरोजगारी को लेकर। यह स्थिति आज की है। और साथ ही संसाधन सीमित है, संसाधनों पर बोझ बढ़ रहा है। इसीलिए ये वो जरूरतें हैं मोटे तौर पर जो चीख चीख कर कह रही है कि भैया अब तो कानून लाए बिना और कुछ नहीं हो सकता। और चर्चा में मेरे साथ कुछ गेस्ट जुड़ रहे हैं, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। अब्दुल लतीफ आर्को जी सेक्रेटरी हैं राजस्थान मिल्ली काउंसिल के। साथ ही मेरे साथ कुछ और गेस्ट भी जुड़ रहे हैं। धीरज भटनागर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अन्य गेस्ट भी मैं आपको कुछ ही पलों में इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। धीरज जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, मेरा सिंपल सा पॉइंट है, 45 साल हो गए नारे को आए हुए, अब उसको कानून की शक्ल दे दिया जाए जिसमें सबको समेट लिया जाए। इसके अलावा अब आपको अगर जागरूक करना है तो ख्याल नेक है, हम दो हमारा एक है। बिल्कुल स्वप्निल, ख्याल बहुत नेक है। बस हमें पिछली जो गलतियां हैं उनसे सीखना पड़ेगा। और जिस तरीके से आपने अभी सभी लोगों का ध्यान खींचा है, इतनी सारी चीज़ों को आपने जोड़ दिया, इतिहास पूरा आपने बता दिया। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो समझ रहे हैं कि अब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सिर्फ सिंगल चाइल्ड है, लेकिन उन लोगों को समझाना जो या तो सरकारी नौकरी में नहीं है या निचले तबके के लोग हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सरकार को देखना होगा, क्योंकि वो कानून नहीं मानते हैं। कानून मानेगा वो जो सीधे अफेक्टेड होगा, जिसके ऊपर असर पड़ने वाला है। वरना आपको किस तरीके से लागू करना है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी जब पहली बार अपने लागू हुआ था और फोर्सफुली हुआ 74-75 में, इमरजेंसी के टाइम में जब संजय गांधी ने शुरू किया, ये जनसंख्या जिस तरीके से रोकने के लिए वहां पे स्टेरिलाइजेशन हुआ था, गलत इंप्लीमेंटेशन ने एकदम से सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। तो इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। और एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा स्वप्निल, इंसानों को समझने की जरूरत है। हम नहीं, मैं इसीलिए अपनी बात को दोहरा रहा हूं धीरज जी। मैं अपनी बात को दोहराने से पहले अपने बाकी गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस कर दूं, फिर मैं आप ही के पास आ रहा हूं। मेरे साथ नीलांबर झा जी हैं, कानूनविद हैं। साथ ही डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार पॉपुलेशन साइंटिस्ट हैं और डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी कांग्रेस नेता हैं। आप सबका भी स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। देखिए धीरज जी, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं अब नारे पर कानून लाओ, हम दो हमारे दो एनफोर्स करो और सारे सेक्शंस पर करो, सब पर करो, उसमें कोई कुछ नहीं होगा। और उसके बाद उधर से आप जागरूक करना चालू कर दो, हम दो हमारा एक। इसी कंडीशन पर मैं अभी फिलहाल जितना समझ पाया हूं इस टॉपिक को, उसी पर रहना चाहता हूं। नहीं, बेहद जरूरी है, लेकिन ये सरकार का जितना तेजी से ला पाए और बिना किसी इस बात को ध्यान में रखे हुए कि इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के बाद एक तबका नाराज हो जाएगा या एक तबके को आपको साधना है, इन सबको छोड़ के देश के भविष्य को बचाना है, आपको अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए कुछ इकट्ठा करना है, कुछ बचाना है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम दो और हमारा एक, इसके लिए कानून लाना ही पड़ेगा। और सरकार को अब अपनी इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आप किसी तबके और इस किसी विशेष पे नहीं जाने की जरूरत है। अगर इस तरीके से गए तो फिर ये कभी भी एग्जैक्टली आप जब निकाय चुनाव या पंचायती राज चुनावों के लिए सोच सकते हैं तो थ्रू आउट पॉलिटिकल पार्टीज आप ये कह दीजिए, समाज, मैंने कहा समाज सेवा करने के 500 तरीके हैं। आप समाज सेवा के लिए राजनीति में आए, समाज सेवा कीजिए, लेकिन ना आप विधायक बनेंगे ना आप सांसद बनेंगे, और इससे मैसेज जाएगा कि आप सीरियस हैं। इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। अब्दुल लतीफ जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब्दुल लतीफ जी, अगर इस तरह का कानून बनता है तो क्या ऐसा क्यों पोर्ट्रेट है कि वो मुसलमानों के खिलाफ होगा, ऐसा क्यों समझा जाता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मुसलमान ये समझते हो कि ये कानून हमारे लिए बन रहा है, बल्कि इस कानून के बनने से पहले इस कानून के दुश्मन हिंदू संगठन है जो ये कहते हैं कि नहीं,
हमारे 10 बच्चे होने चाहिए, हमारे 40 बच्चे होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो वरना मुसलमानों का राज आ जाएगा। तो ये तो दुश्मन तो खुद हिंदू संगठन है। नहीं तो अगर मान लीजिए मुसलमानों उनको का रोक दिया ऐतराज है। जाता है तो फिर मुसलमानों को आपत्ति नहीं होगी? तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई तो कीजिए ना। जो लोग पॉपुलेशन बढ़ाने की बात करते हैं, बीजेपी के एमपी करते हैं, उनके खिलाफ क्या कर रहे हैं आप? कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं तो मेरा जहां सवाल करना यह है कि चाहिए वहां देखिए तो इस कुछ कर कानून नहीं के रही दायरे में सरकार। तो हिंदू भी आएगा, दूसरी मेरी बात फिर है, मुसलमान भी आएगा। मेरा एक सवाल है, देखिए मेरा एक सवाल है इसके साथ साथ हाँ। कि आप कानून बनाइए, उसको वंचित कर दीजिए। क्यों? हर आदमी जो कुछ भी खरीद रहा है टैक्स दे रहा है। जब टैक्स दे रहा है तो उसी टैक्स के बदले में आप उसको फैसिलिटीज दे रहे हैं, उसकी फैसिलिटीज बंद कर देंगे, आप टैक्स लेंगे नहीं पर नियम ऐसे लगा रहे हैं कानून ला रहे हैं ना। आप। अगर नियम लगेगा तो वो तो तो हिंदू और नियम की मुसलमान तो बात सभी पे है। बराबर से लगेगा। हो तो मुसलमानों को तो ऐतराज नहीं है, मुसलमान इसके लिए ऐतराज नहीं करते। सवाल ये है कि हिंदू भाई ऐतराज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 10 पैदा कीजिए। आपकी टीवी डिबेटों में खुलेआम आकर के कहते हैं मैं मानता हूं, नहीं 10 पैदा कीजिए, मुसलमानों का मैं डर मानता हूं, दिखाते। और उस तरह ये के बयानों मुसलमान की जो है निंदा भी पैदा कर होती रहे है और पार्टी उन बयानों से दिखा रहे पीछा भी छुड़ाती है। कुछ भी नहीं लेकिन हो रहा फिर उनके मेरा एक खिलाफ। सवाल यह है उनके खिलाफ कि ये होना तर्क चाहिए। देना कि बच्चे तो कुदरत की देन है, ये भी तो तर्क आते हैं ना मुस्लिम कम्युनिटी की देखिए, तरफ आप से। दें या ना दें, आप दें या ना दें, कुदरत की तो ये है ही, बगैर कुदरत के कुछ नहीं होता, हमारा ये मानना है। आप ना माने मर्जी आपकी, हम तो यही मानते हैं कि कुदरत के बगैर कुछ नहीं होता। और जो भी काम इसके लिए किया गया है पहले भी वो फेल हुए हैं। अभी आपने कह दिया आसाम में ये कानून नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा भाई? जब आपको लगाना तो हिंदुस्तान के हर आदमी के लिए एग्जैक्टली मैं शुरुआत से ये कह रहा हूँ कि एक भी सेक्शन को क्यों छोड़ना? इसमें न तो हिंदू मुसलमान होगा, न इसमें अमीर गरीब होगा, ये लागू होगा तो सब पर होगा। सियासी मैं आऊंगा। मजबूरी है अब्दुल जी, मैं आगे भी आपके फिर सियासी मजबूरी, वक्त की जरूरत क्यों नहीं है? पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही क्या? किसी को मुसलमानों का डर दिखाते हैं। नहीं, मुझे ये बताइए, पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही क्या? और किसी को सियासी। अरे अब्दुल लतीफ जी, क्या पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है तेजी से? बढ़ रही है ना। अजी बढ़ तो चाइना में बढ़ रही है, हर आदमी को काम देते हैं वो। अरे पर चाइना ने आपकी ऐसी नीति सरकार बनाई ये थी। सोचती है कि हम हर आदमी को काम दें। आज पूरी दुनिया में चाइना छाया हुआ है। पॉपुलेशन की तो वजह है कि उन्होंने हर आदमी को काम दिया है। अरे पर हमारी पॉपुलेशन सरकार कंट्रोल का हामी सबसे नहीं पहले देती। कानून फोर्सफुली भ्रष्टाचार लागू चाइना नहीं बढ़ा किया। हुआ है कि हर दिन भ्रष्टाचार की खबरें देख लो आप। ठीक है, करोड़ों के भ्रष्टाचार। ठीक है अब्दुल जी, आगे मैं आपके पास आऊंगा, आगे आऊंगा मैं आपके पास। नीलांबर झा जी, क्या ये इस तरह का कानून वैसे तो स्टेट इंडिपेंडेंटली अपने लिए ला सकता है, लेकिन बेहतर होगा कि सेंटर अपने लिए एक थ्रू आउट नेशन का एक कानून बनाए, लेकिन उसके सामने अड़चनें क्या होंगी? सबसे पहले ये हम लोग को समझना होता है एज ए लॉयर एंड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर है कि इस तरह का लॉ हम बना सकते हैं? तो है। कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था और उसमें हमने 7th शेड्यूल के कॉन्करेंट लिस्ट में एंट्री 20A डाली और उसमें हमने डाल दिया पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। और अगर कोई सब्जेक्ट मैटर कॉन्करेंट लिस्ट में है 7th शेड्यूल के, इसका मतलब है कि उस सब्जेक्ट मैटर पे स्टेट भी लॉ बना सकता है और सेंट्रल भी लॉ बना सकता है। ठीक है। तो सेंट्रल जिस लॉ को प्रपोज किया है बनाने के लिए, उसने जो पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल 2019 की बात की है, जब अनबाइज्ड होके एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप उसको पढ़ेंगे तो उसका प्रीएम्बल आपको बता देगा कि वो कितना ही रिफॉर्मेटिव लॉ लेकर आपको दे रहा है। उसने साफ प्रीएम्बल में लिख रखा है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास ये लॉ लागू हो रहा है। दैट मीन्स तो फिर शर्तें क्यों लग जाती कोई हैं? डिस्क्रिमिनेशन जैसे नहीं किया जा रहा। असम में शर्त लगा दी कि बागान मजदूर हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, SC STs को इससे अलग रखा जाएगा। उसका रीजन है, जिस वक्त हम लोग शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करते हैं तो शेड्यूल्ड कास्ट्स बहुत सारे ऐसे हैं आसाम में और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी है आसाम में जो कि बच्चे नहीं होने की वजह से लुप्त हो रहे हैं, वो खत्म हो रहा है। अगर हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल की पॉलिसी शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट के ऊपर भी लगाएंगे, हम एक पर्टिकुलर स्टेट आसाम की बात अगर अभी करें, क्योंकि इस तरह का कोई भी प्रोविजन आपको
पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल 2019 जो सेंट्रल गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रहा है उसमें नहीं है। ठीक है, तो मैं एक लेकिन सवाल जब और हम आपसे लेना आसाम की चाहता बात- हूं। अब जैसे देख लीजिए हमारे यहाँ कुछ रिलीजन्स को लेकर भी सेपरेट लॉज होते हैं और हैं। आप भी मेरा इशारा समझ गए होंगे। जैसे मैरिज एक्ट को ले लीजिए, हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम्स के लिए अलग एक्ट वहां पर है। तो ये जो इस तरह का कानून आएगा कि अब वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के पहले या यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद पॉसिबल होगा या फिर वो इनको साथ लेकर चल सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हमको यह समझना होगा कि जिस बिल की हम बात कर रहे हैं उस बिल के क्या अगेंस्ट में ऐसी कोई आर्गुमेंट है जो एग्जिस्ट करती है, तो हम कहेंगे एज ए लॉयर, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया की एग्जिस्ट करती है। जो आपके एक मेंबर ने कहा भी कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ एंड ब्रिंगिंग अ लॉ आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, आप लॉ बना रहे हो, जो बना रहे हो, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर बिल की बात करें तो उसमें सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 में हमने बहुत ही ब्रॉडली बताया है कि क्या क्या राइट्स हम क्रिएट कर रहे हैं जो स्मॉल फैमिली नॉर्म को फॉलो करेगा। ठीक है, उसी वक्त हम लोग सेक्शन 7, सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में यह बता रहे हैं कि क्या नेगेटिव इफेक्ट होगा अगर कोई स्मॉल फैमिली नॉर्म को नहीं फॉलो करता ठीक है। उस वक्त जिस वक्त आप सेक्शन 7, 8, 9 के ग्रुप को पढ़ते हो और सेक्शन 7 को देखते हो, उस वक्त वो जिस तरीके से उसकी ड्राफ्टिंग कर रहा है, ठीक है, उस वक्त आपको समझ में आता है कि इंप्लीमेंटेशन करने में प्रॉब्लम होगा। क्योंकि लेकिन मेरा सवाल है क्या वो सभी को समाहित कर पाएगा? मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आगे आऊंगा। मैं मेरे और जो गेस्ट हैं मैं उनको भी अब इसमें शामिल करना चाहता हूं। डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार, मेरा आपसे सवाल है, हम वैसे ही कहते हैं कि भौगोलिक तरीके से और कल्चरल तरीके से बहुत वेरिएशंस हैं थ्रू आउट नेशन। एक कॉम्पैक्ट बिल या फिर सेपरेट स्टेट के बिल्स हालांकि हासिल तो तय लक्ष्य को कर सकते हैं, लेकिन उसमें समय बहुत लगेगा। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मेरा ये कहना है कि अगर स्टेट स्पेसिफिक भौगोलिक दृष्टि को देख करके हम बिल लाएंगे तो वो पूरा कॉन्टेक्स्ट में होगा, लेकिन अगर उसकी जनरल गाइडलाइन नेशनल बिल में भी है तो वो तो हम फॉलो करेंगे ही। मेरा जो इसमें बहुत बड़ा जो एक इसको मैं भी सहमत रखता हूं दूसरे मित्रों से कि इसमें बहुत बड़ा जो इशू है वो ये है इसको ऑपरेशनलाइज करने का और इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। क्योंकि कारण क्या है, जैसे ही अगर आप चाइना का, मेरे मित्र ने एग्जांपल दिया, चाइना में जैसे ये कोर्सिव मेजर था, जबरदस्ती किया गया। अभी चाइना इज फेसिंग इन ए वेरी डिफिकल्ट पोजीशन, उन्होंने फ्री कर दिया, बोला नहीं ज्यादा बच्चे पैदा करो। और क्योंकि वहां पे कारण क्या है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है अभी जहां हम डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली सिचुएशन में हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, ये जो विंडो अपॉर्चुनिटी है जहां पर वर्किंग पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा है, लेकिन हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे इस अपॉर्चुनिटी को डिविडेंड में, तो इस वजह से हमें उसका फायदा नहीं मिल रहा है। दूसरा चीज है, जैसे अपन 2 बच्चे, लेकिन अगर आप उसका फायदा उठाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थ्रू आउट पॉलिसी चाहिए। मे बी जनसंख्या नियंत्रण उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन जब भी हम उस फायदा उठाने वाली कंडीशन में ट्रांजिशन करेंगे तो वो ट्रांजिशन पीरियड तो हमेशा डार्क रहेगा ही रहेगा। तो सर उसकी साइड की पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसीज है, वीमेन एम्पावरमेंट की पॉलिसीज है, यानी तो मेरा इसमें दूसरा मुद्दा जो बहुत सीरियस नजर आ रहा है मेरे को, वो ये आ जा रहा है कि इसमें 2 बच्चों जैसे हमारी इंडिया में क्या सन प्रेफरेंस वाली कहानी है, तो इसमें अगर कहीं ये सेक्स रेशियो दोबारा एडवर्स नहीं हो जाए तो अपन रिप्लेसमेंट बहुत सारी जो नॉर्थ की, जो आपकी साउथ की स्टेट है वहां पे तो TFR इनका 2.1 और उससे नीचे है, और ज्यादातर स्टेट्स में स्टेट एवरेज नेशनल एवरेज के आसपास है, केवल 4-5 स्टेट है जहां पे प्रॉब्लम है। लेकिन मैं मुद्दा जो उठा रहा हूं, मैं TFR की बात नहीं कर रहा, टोटल फर्टिलिटी रेट की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जब तक हम हर कपल में हर मदर इज रिप्लेस बाय डॉटर, कहने का मतलब है रिप्रोडक्शन भी देखना है। अगर हम हर घर में जो 2 बच्चों में से एक लड़की होगी तो ये इंश्योर करेंगे कि आगे भी रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो ये जो NRR इसको बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही निराशाजनक है इंडिया में, जहाँ स्पेशली साउथ की स्टेट में, कि तो वो स्क्विड हो रहा है। ठीक है, मैं लौटूंगा और डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी मैं आपके पास आऊंगा। दरअसल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है,
बहुत जरूरी सवाल है जो कांग्रेस से भी पूछना बाकी है, इसलिए मेरे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। समय आ गया कि हम दो हमारे एक। चाइना में 2 बच्चों का कानून बन गया। जहां जनसंख्या नियंत्रण हो, कानून आना चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि क्या वक्त नहीं आ गया है कि हम दो हमारे दो को अब लागू किया जाए, और रही बात जागरूकता की तो लोगों को जागरूक किया जाए कि हम दो हमारा एक, ये भविष्य के लिए ख्याल है नेक। मेरे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं और अब मेरे साथ सुरेंद्र सिंह नरूका जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। सुरेंद्र सिंह जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर प्रदीप, 1976 में आपने नारा दिया, एक प्रयास किया जो सरकारी कारिंदों की वजह से बर्बाद सा हो गया, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं किया, उल्टा दूसरा कुछ कर रहा है, तो उसको धर्म का नाम देके आप विरोध कर रहे हैं। नमस्कार स्वप्निल जी। जी नमस्ते। मेरी आवाज सुन रहे हैं जी आप? बिल्कुल बिल्कुल, जवाब दें। जी, मेरा ये कहना है कि इस विषय की प्रासंगिकता वर्तमान दौर में क्या है, मुझे बात समझ में नहीं आ रही। क्या ये मुद्दा सामाजिक है या राजनीतिक है? क्योंकि जिस तरह की पृष्ठभूमि मुझे दिखाई दे रही है और जिस तरह की बहस हो रही है, उसमें लगता है कि सामाजिकता से पहले प्राथमिकता राजनीतिक हो गई। ठीक है, माना कि बात आप जो चर्चा कर रहे हैं वो शायद हो सकती है, लेकिन वर्तमान दौर में अगर आप देखें तो हमारे देश की जो फर्टिलिटी रेट है वो तो गिर रही है। आपने टोटली देखें, अगर आप आंकड़ों को जाके देखें, आज लांसेट पॉपुलेशन रिसर्च एजेंसी ने जो आंकड़ा दिया है उसका ये आंकलन है कि 2048 में देश की जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.29 आ जाएगी, % आ जाएगी। आप समझिए कि ये तो मुझे आप ये समझाइए फिर रघु शर्मा जी या प्रताप सिंह खाचरियावास जी, हम दो हमारा एक क्यों बोले? देखिए, मैं जो इस बात पे मुद्दे पे बात हो रही है उसकी बात, मेरी बात सुनिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिस विषय पर बात हो रही है उसके कोई भी ऐसे संकेत नजर नहीं आ रहे कि ये चर्चा कोई विषय तक हो सकती है, क्योंकि देश की फर्टिलिटी रेट तो गिर रही है सरकार। और उसके बाद देखिए कि मैं मान लिया आपके पॉइंट को, पर मैं समझना चाह रहा हूं फिर रघु शर्मा जी और प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने क्यों कहा हम दो हमारा एक? ये उनकी अपनी मान्यता हो सकती है, अपनी परिवार को लेके। उसमें ये राष्ट्रीय बात और उस बात कहां से आएगी? पार्टी का जो स्टैंड है उसमें यह है कि हमारा ये कहना है कि जब देश की जनसंख्या की वृद्धि दर गिर रही है तो इसकी ऐसी प्राथमिकता क्या है? आप समझिए कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने नारा दिया कि मेरे पास 65% युवा हैं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। तब उन्होंने कहा, क्योंकि वस्तुस्थिति ये थी कि वो उन 65% युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए। चाइना में भी जो बात बनी है, चाइना में पहले रोजगार नहीं थे। आप ये कहना चाहते हैं कि हम दो हमारा दो लागू नहीं होना चाहिए, तो जहां लागू है वहां से भी हटा दीजिए। राजस्थान में नीति लागू हटा दीजिए। आपकी पार्टी का यही सोचना है? मैं आपसे उन प्राथमिकताओं पर चर्चा कर रहा हूं जिसकी आज प्रासंगिकता है। जब देश की फर्टिलिटी रेट गिर रही है, आप देखिए कि 2000 में इस देश की फर्टिलिटी रेट जो थी वो 3.2 थी। हाँ। और 2016 में वो जब आई है तो 2.4 रह गई। और 2047 का जो आंकलन है एजेंसीज का, उसमें 1% इस देश की फर्टिलिटी रेट रह जाएगी, ग्रोथ रेट। तो आप मुझे बताइए, जब ये रेट गिर रही है और ये इसका आंकलन नीचे आ रहा है, तो इसमें इस व्यवस्था को लागू करने की आवश्यकता पड़ क्यों रही है? बात ये हमारी समझ से बाहर है। क्या ये किसी वर्ग विशेष को लेकर कार्यक्रम चल रहा है? क्या ये सामाजिक तरफ चल रहा है? अगर किसी वर्ग विशेष चल रहा है तो मैं उनके भी आंकड़े आपको बताना चाहूंगा कि देश में 2001 में अगर हिंदू मुसलमान की आप लोग फर्टिलिटी की बात भी करें तो उनकी भी रेट थी। 2001 में हिंदू की फर्टिलिटी रेट थी 19.92% और 2011 में ये घटकर हो गई 16.76%। जहां तक मुसलमानों की बात आप करते हैं तो इस देश में मुसलमानों की वृद्धि दर हुई है 2001 में थी 29.5% और 2011 में ये घटकर आई है 24.6%। चूंकि उनकी भी रेट में उनका वॉल्यूम बढ़ा है। सर तो देखिए, ऐसा है कि बहुत लंबे समय तक आपने भी राज किया और बहुत लंबे समय तक बीजेपी ने भी राज किया। अगर हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी आबादी को सहने लायक होता तो बेड, दवा, हवा के लिए हमें तड़पना नहीं पड़ता। तो क्या कुछ होना ही नहीं चाहिए? स्वप्निल जी, आबादी आपके लिए बोझ नहीं है, लेकिन उसकी मूलभूत शिक्षा और उसके रोजगारी व्यवस्था नहीं कर पाना आपकी नाकामी है। आप उस नाकामी की बात तो नहीं करते हैं, लेकिन जहां तक बात अब करने की है कि चीन ने आज एक बच्चा पैदा करने का नियम बना करके आज वापस 3 बच्चे वाले नियम पे आ गया। रीजन कि उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके पास सहूलियत है, उसके पास शिक्षा का क्योंकि उसने कंट्रोल करके उन सबको हासिल किया। तो उन्होंने आज पुनः कहा है कि 3 बच्चे पैदा कीजिए।
मेरी बात समझिए आप। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। नहीं है, शिक्षा करने की स्थिति नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो देश में होना चाहिए था ना आजादी के इतने साल बाद। मैक्सिमम टाइम आपने राज किया और अब बीजेपी कर रही है, तो वो बस चिंता जता के दूर हो गई, अपने आप को सरकार लिया पीछे। उनके खिलाफ लोग आंदोलन में बैठे हैं नौकरी की मांग को लेकर। यूपी से निकल कर आकर दिल्ली में बैठे हुए हैं बच्चे नौकरी के लिए, तो यूपी सरकार को उस पर भी जवाब देना चाहिए। लेकिन हाँ ठीक है, सुरेंद्र सिंह नरूका जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे ये बताइए, एक भी बहस नहीं संसद में इस पर, लेकिन 15 अगस्त के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंता जरूर जताते हैं। बड़ी अजीब स्थिति। क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कुछ क्लियर कीजिए। नरेंद्र मोदी जी तो अपने हिसाब से चला रहे हैं। नरूका जी, संसद की सत्र बुलाती है, जिन मुद्दों पर चर्चा की जाए, ना कमेंट। लगता है नरूका जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, मैं कुछ ही पलों में उनसे कनेक्ट होऊंगा। धीरज भटनागर जी, देखिए, इसलिए एक देशव्यापी बहस की जरूरत है क्योंकि काउंटर व्यूज भी आएंगे। बिल्कुल स्वप्निल, काउंटर व्यूज आएंगे, बहस की जरूरत है, बिल्कुल सही है। देखो, इसमें अभी जो डॉक्टर साहब बता रहे थे थोड़ी देर पहले, टीएफआर की बात नहीं है भाई। यहाँ पे दो चीजें, क्योंकि अभी मसौदा तैयार हो रहा है, मसौदा आने के बाद हो सकता है क्या होगा, ये नीड ऑफ द आवर है, ये डिमांड है, जरूरी है, इस समय जरूरत है। लेकिन इसमें दो चीजें आप समझने की कोशिश करिए। हम जानवरों की नस्ल सुधार रहे हैं, पेड़ पौधों की नस्ल सुधार रहे हैं, फल की नस्ल सुधार रहे हैं, तो हम इंसानों की नस्ल बिगाड़ने में क्यों तुले हुए हैं? इसमें मैं ये शब्द इसलिए बोल रहा हूं यहाँ पे बहुत सोच समझ के कि अगर एक व्यक्ति जिसके कोई बच्चा डिफॉर्मिटी है, कंजेनाइटल डिजीज के साथ पैदा हुआ, और हम तो हमारे एक पे अटक गया और वो उस दायरे में नहीं आता जहां दूसरा बच्चा पैदा कर सकता है, तो आपका कानून उस आदमी को कहां लाके अटका देगा? क्योंकि उसके परिवार में क्या होगा? तो यहां फिर बात आ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर की कि क्या हमारे पास ऐसी सुविधा है? अगर आप एक पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो किसी भी परिवार में बच्चा आना खुशी का मौका होता है। लेकिन अब वहीं आप डाउन सिंड्रोम के बच्चे पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में सबसे ज्यादा होते हैं, 23,000 से 29,000 के बीच में सबसे ज्यादा बच्चे हैं। मान लीजिए किसी परिवार में भगवान बदकिस्मती से ऐसा कोई हो तो वो दूसरे बच्चे के लिए प्लान करेगा, और अगर ऐसा हो गया तो उसकी सारी सरकारी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। तो अभी ये बहुत प्रीमेच्योर स्थिति पे हमें बहस सही समय पे हो रही है। इम्प्लीमेंटेशन सही होना चाहिए, वरना 74-75 वाला मैंने इसीलिए कहा कि अभी तक सिर्फ इतने भी सोचा जा रहा है कि योजना का फायदा हटा दो, नहीं, या तो उससे अलग कुछ सोच लो या उसके आसपास सोच लो, लेकिन सोचना तो पड़ेगा। ये डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर धीरेन्द्र, एक्चुअली असल में आप चूंकि पॉपुलेशन साइंटिस्ट हैं, आप समझा पाएंगे एक्चुअल कंडीशन अभी है क्या? हमें कानून की जरूरत नहीं है या फिर अगर फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है तो भविष्य में कोई खतरा नहीं है? पॉपुलेशन विस्फोट फालतू का टर्म है? कानून की तो जरूरत है, मैं बोलना चाहूंगा। गाइडेंस है कानून एक तरह से, और गाइडेंस में, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि सदन की स्टेट्स हैं वो तो ऑलरेडी रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी के आसपास हैं, तो वहां पे करना क्या है, वही बात है कि हमारे पास जो वर्किंग एज की जो पॉपुलेशन है उसको स्किलफुल बनाओ, उनके लिए जॉब करो, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर करो, तो वो डिविडेंड में कन्वर्ट होंगे, नहीं तो विंडो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। ठीक है, तो एक ये चीज है। दूसरी चीज ये इसमें है, अगर आप देखते हैं कि अगर हम एक ट्रेंड देखें फर्टिलिटी का या जनसंख्या की जो वृद्धि का पिछले से, तो ये कोई रिलीजियस वाली कहानी नजर नहीं आती है हमको। ज्यादातर कहानी नजर आती है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा की। हमने एनालिसिस करी है और उसमें ऐसा देखा है कि अगर हम 5 ग्रुप में डिवाइड कर दें तो जो सोशियो इकोनॉमिक लोअर स्टेटा के हैं उनमें ये फर्टिलिटी वाली ज्यादा बच्चे हैं। और उनकी दूसरी प्रॉब्लम ये कारण क्या है, बिकॉज ये दे डोंट स्पेंड ऑन मनी, वो उनका वही है, ज्यादा हाथ आएंगे तो ज्यादा कमाएंगे, काम चलेंगे। तो वो जो क्वालिटी वाली बात जो अभी धीरज जी ने बता रहे थे, तो वो बात नहीं हो पाएगी। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमारा जो वर्किंग फोर्स पॉपुलेशन है वो बिल्कुल ही स्किलफुल हो और जिसको हम पूरा पोटेंशियल के साथ यूज कर सकें डेवलपमेंट के लिए उस क्षेत्र में, और इंटरलिंक हो, कन्वर्जेंस हो। ये अपने आप में अकेला मुद्दा नहीं है। जहां हम विकास की बात करते हैं तो विकास में और भी जो इंटरलिंक डिपार्टमेंट है, इंटरलिंक इश्यूज है, मल्टीपल डेप्रिवेशन है, उनको एड्रेस करना पड़ेगा।
तो मल्टीपल डिप्रिवेशन की जो मैंने बात कही वही बात होगी गरीबी की। अगर हम किसी भी तरीके से गरीबी की इंप्रूव कर पाएंगे और वो होगी कन्वर्जेंस के साथ, सारे डिपार्टमेंट के साथ, जिसमें एजुकेशन हो गया, उसमें महिला विकास हो गया, जिसमें और भी ओवरऑल ग्रोथ, घर की सुविधा होगी, पानी की, वाटर, जो सारी बातें हैं। सुरेंद्र सिंह नरूका जी, आपके पास आ रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 15 अगस्त की स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसंख्या विस्फोट पर चिंता जता देते हैं, लेकिन इसके बाद संसद में एक भी बहस नहीं होना क्या दिखाता है आपको लेकर या बीजेपी को लेकर? सुरेंद्र सिंह 15 अगस्त 2019 में जो हाँ मैं बोल रहा हूं, 15 अगस्त 2019 में जो प्रधानमंत्री जी ने जो स्पीच दी उसमें जनसंख्या को लेकर चिंता जताई। ये 15 अगस्त 2019 को ही नहीं, आप अगर पीछे जाएं तो सन 2000 के अंदर अटल जी की जब सरकार थी तो अटल जी की सरकार में उन्होंने इस जनसंख्या नियंत्रण को लेकर ही एक आयोग का गठन किया था और वेंकट चलैया जो आयोग था उस आयोग की रिपोर्ट जो उन्होंने ली वो भी इस जनसंख्या के नियंत्रण को, जनसंख्या का जो विस्फोट था उसको नियंत्रण को लेकर ही ली। आज संविधान के जो 42वीं अनुसूची के अंदर यह है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कानून बना सकती है। कई स्टेट गवर्नमेंट जिसमें बीजेपी सरकार भी है उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून भी बनाया, लेकिन कोई भी कानून जबरदस्ती किसी पर थोपा नहीं जा सकता। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर हल्फनामा, तो आपके द्वारा शासित अलग अलग राज्यों में सेपरेट कानून की जगह आप एक नेशनल पॉलिसी क्यों नहीं सोचते? मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि देश की संसद में इस पर बहस अब तक क्यों नहीं हुई? सर जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बारे में चिंतन किया और इसके लिए आप केवल मात्र किसी के ऊपर जबरदस्ती कोई कानून लागू कर दे उससे पहले उसकी भूमिका बनाना। मैं इसके बारे में कह रहा तो इसमें सबसे ज्यादा साक्षरता, अगर आप एजुकेशन के अंदर किसी को आप एक्टिव कर देंगे तो उससे भी इसमें नियंत्रण का काफी होगा। मतलब अगर आपको भूमिका बनानी थी तो चुनाव जीतने के बाद से ही बनानी थी, अब इलेक्शन से पहले बना रहे हैं। नहीं, इलेक्शन आप केवल कहां की बात करें, आप यूपी की क्यों, आप अन्य प्रदेश की भी बात करें, आप राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें। नहीं, मैं कह रहा हूं और भी अदर्स जो स्टेट है उन अदर्स स्टेट में भी जो जनसंख्या नियंत्रण के पे कानून है, बाकायदा नगरपालिका के इलेक्शन में, पंचायत राज के इलेक्शन में, सरकारी नौकरी में, आप अनेक प्रदेश है, महाराष्ट्र, बिहार, चुनावों में ले आइए, विधानसभा चुनावों में ले आइए, आगे तो बढ़ाइए कारवां, वो तो एक ही जगह रुका हुआ है। सवाल तो इसीलिए था। अब मैं नीलांबर झा जी आपके पास आ रहा हूं। नीलांबर झा जी, एक घटनाक्रम मेरे सामने आया, उत्तराखंड सरकार ने पंचायत चुनावों में लड़ने से रोकने का फैसला किया 2 से अधिक बच्चे वालों को। मामला हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने इस मानदंड की शर्त को केवल उन पर लागू कर दिया जिन्हें जिला पंचायत में चुनाव लड़ना था। मतलब कोर्ट ने कुछ तो रीड किया होगा, क्या पॉइंट हो सकता है? देखिए, 2 चीज है, जब हम कोई लॉ बना रहे होते हैं तो वो बेसिक लेवल से शुरू कर रहे होते हैं, इसीलिए हाईकोर्ट ने भी बेसिक लेवल से इसको शुरू करने की बात की है। लेकिन उसी वक्त जब हम देखते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल 2019 लाई है, लाने की कोशिश कर रही है, उसके सेक्शन 9 में उसने एमपी को भी कवर अप किया है, एमएलए को भी कवर अप किया है, पंचायत के सिस्टम के जो लोग हैं उनको भी कवर अप किया है, उसने सारे लोगों को लिया है। तो उत्तराखंड में जब भी कोई न्यू लॉ लाया जा रहा है तो ऑटोमेटिक है कि हम ट्रायल बेसिस पे लोएस्ट लेवल से शुरू कर रहे हैं, लेकिन सेंट्रल पॉलिसी जो बन रही है वो एमपी, एमएलए, पंचायत लेवल सबको कवर कर रही है। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। लॉ बहुत ही बेहतरीन रूप से बनाया जा रहा है। जो भी इश्यूज आज के डिस्कशन में उठाए गए हैं, जब आप पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल 2019 पढ़िएगा उसमें आपको इन सारे इश्यूज का आंसर मिल जाएगा। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4 के क्लॉज बी को आप देखिए, वहां पे एक बात लिखी गई है, इंटरसेक्टोरल एंड इंटरमिनिस्टेरियल। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इस कानून में ये भी हिस्सा नहीं होना चाहिए, जैसा कि अब्दुल लतीफ जी ने कहा कि कुछ चेहरे आके बोल देते हैं कि भाई तुम 10 बच्चे पैदा करो, तो उनको ऐसे स्टेटमेंट्स को, इस तरह के बयानों को क्राइम की कैटेगरी में लाया जाए, देश विरोधी माना जाए? देखिए सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि
आर्टिकल 19(1)(a) है हमारे सिटीजन के पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अगर आपको उस राइट को रोकना है, उस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के राइट को रोकना है, तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी आपको आर्टिकल 19 में बताया गया है। ठीक है, हाँ। आप उसके बाहर काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हम एक रिफॉर्मेटिव लॉ बना रहे हैं, उसमें अगर इस तरह का हम प्रोविजन डालने लगे कि कोई व्यक्ति कुछ आके बोलेगा नहीं कि 10 बच्चे पैदा करो या 40 बच्चे पैदा करो और उनको आप सजा दीजिए, दिस इज नॉट द वे इन विच लॉ इज मेड। लॉ बनाने का एक तरीका होता है। ठीक है, अब्दुल लतीफ जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अगर कानून बनेगा तो वो सब पर लागू होगा। मुझे लगता है कि कुछ सेक्शंस जिन्हें ये प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई कानून आया है, उसके पीछे हो सकता है साजिश हो या चुनाव हो या वोट बैंक की राजनीति हो। मैं आपसे इंडिपेंडेंटली आपकी राय पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, मेरी राय तो ये है, अगर मेरी पर्सनल राय आप जानना चाह रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इस कानून की कहीं ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारे देश के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसको एड्रेस ज़्यादा जनसंख्या की वजह से उसको किया जाए, वो तो ज़्यादा सही होगा। लेकिन हम उसकी बजाय जनसंख्या पर कंट्रोल करें, पैदावार ही रुकवा दें, तो एक दिन चाइना की तरह हमें भी कहना पड़ेगा कि भाई तुम बढ़ाओ, क्योंकि सिस्टम, ये सारा सिस्टम जो भी कुछ है ये इंसान के हाथ में नहीं है। बहुत सी ऐसी हमारे पास महिलाएं हैं कि जिनको पूरी उम्र गुजर गई, बच्चा ही नहीं हो रहा है। बहुत सी ऐसी हैं। तो अब ये तो सब कुदरत के तरीके हैं, जिसको चाहे हम माने या ना माने, ठीक है, ये अलग बात है। लेकिन हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो भी कानून बने, वो कानून जो बनाने जा रहे हैं उसमें बहुत सारी ऐसी खामियां होंगी जो इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा, और अगर इम्प्लीमेंट होगा तो उसमें प्रॉब्लम्स इतनी होंगी कि वो इम्प्लीमेंट होने में प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो अच्छी बात ये है कि हमें वो चीज अपनानी चाहिए हमारे देश के लिए जो सबके हित में अच्छी बात है। ठीक है, डॉक्टर प्रदीप, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। देखिए, आप कह दीजिए, आप मैं ये कह रहा हूं कि जिस वक्त सारे आंकड़े जनसंख्या विस्फोट के हमें डरा रहे थे, जैसे आज आप कह रहे हैं कि रिलैक्सेशन है आंकड़ों में, मैं ये कह रहा हूं कि जब डरा रहे थे तभी कौन सी हमने नारे को नीति में बदल दिया था, वो भी स्ट्रांग नीति में। डॉक्टर प्रदीप जी, आप प्रश्न दोबारा करें जी। मैं ये कह रहा हूं, आज आप कह रहे हैं कि आंकड़े जब डाउनवर्ड हिल दिखा रहे हैं तो फिर कानून की क्या जरूरत है, उसके पीछे कुछ मोटिव हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस समय आंकड़े डरा रहे थे और बढ़ रहे थे, उसी वक्त हमने कौन सा नारे को नीति में बदला था? देखिए, आपको एक अध्ययन भी करना होगा कि चीन हमसे बड़ी जनसंख्या वाला राष्ट्र था और उसकी इकोनॉमी शुरू में बहुत डावाडोल रही, तो उन्होंने क्या है कि जो उनकी पॉपुलेशन थी वो लाइबिलिटी थी, तब तक वो डेवलप नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन जिस दिन उन्होंने उनको उस लाइबिलिटी को असेट में कन्वर्ट किया, वो आज दुनिया का सबसे प्रगतिशील देश बन गया। हमारे देश में ऐसे क्या कारण है कि जिनकी वजह से हमारी पॉपुलेशन भी उतनी है, लेकिन हम उन कारणों की वजह से, किन कारणों की वजह से हम उस प्रोसेस में नहीं आ पा रहे और हम चीन की बराबरी नहीं कर पा रहे। सोचने का विषय ये है कि हमने क्या ऐसे काम नहीं किए, हमारे लोगों को नहीं किया। 65% युवा आपने बता तो दिए वो प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन 65% युवाओं को रोजगार नहीं मिला, इंतजाम नहीं हुआ। और वो ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद ही नहीं मिला। हमारे देश में पॉपुलेशन आज भी 2014 के पहले भी नहीं मिल रहा था। को असेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। ठीक है, ये सब बातें आप करते रहे राजनीतिक प्राथमिकताओं से। ठीक है, मैं एक लास्ट कमेंट लेना चाहता हूं। लास्ट कमेंट, मैं धीरज जी आपके पास आ रहा हूं, लास्ट कमेंट डिबेट पर। जी, स्वप्निल, मेरा कहना यह है कि बिल्कुल इस विषय पे बात होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन बहुत मजबूत हो, और मैं पता नहीं कितना सही होगा, लेकिन इसमें
इतना कड़क प्रावधान होने चाहिए कि आदमी इस पे अवॉइड रहे, उसको मानने को बिल्कुल रहे। लेकिन एक खास बात पे मैं इंगित करना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट कमेंट है, 2011 से 2016 के बीच में जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो 1.3% ईयर है, जो कि 71 to 81 2.5% थी। तो जाहिर तौर पे पॉपुलेशन नीचे गिर रही है, ग्रोथ रेट कम है, 1.3% है। तो लेकिन ऐसे में बहुत जरूरी है, कानून इंपॉर्टेंट है और वो इम्प्लीमेंटेशन उसका प्रॉपर हो, वरना ये सिर्फ कानून बन के रह जाएगा। इस पे जो राजनीति होगी बाद में वो बहुत भयानक होगी। क्योंकि एक बार डॉक्टर प्रदीप क्या जोड़ रहे हैं, बहुत शॉर्ट में जोड़िए, मेरे पास अब समय खत्म हो चुका है। जी, मुझे कहना ये है कि इस कानून के लागू करने पर जेंडर इक्वलिटी की समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जिनके लिए पहली बच्ची अगर लड़की हो जाती है तो दूसरे संतान उत्पत्ति पर भ्रूण हत्याएं होंगी, क्योंकि अगर कन्या का होगा तो उसमें भ्रूण हत्याओं की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये बड़ी भ्रूण पता क्यों चलने दे रहे हैं और आप ये क्यों मान के चल रहे हैं कि हमारे देश के कानून में भ्रूण पता चलने दिया जाएगा? वो तो वैसे ही बैन है। ये इस मानसिकता अगर लोग इस तरह के रास्ते अपना रहे हैं तो उनको पकड़ के जेल में डालिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, बस एक सोच के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। नमस्कार। समय आ गया कि हम दो हमारे एक। चाइना में 2 बच्चों